बात है 200 ईसा पूर्व की, और भारत की ज़मीन पर बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे थे। इन परिवर्तनों में जो मेन कारण बन रहा था वो बाहर से कुछ ट्राइब्स आने के कारण से और भारत के अंदर काफ़ी सारे उथल पुथल होने से इन परिवर्तनों का बेस बन रहा था। ये परिवर्तन भारत की सोसाइटी को एक जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही थी, जिसको शायद आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। बाहर से जो एलिमेंट्स आ रहे थे उसमें इंडो ग्रीक्स, पार्थियन, शक और बाद में जाके एक बड़ा राज्य कुषाणों ने, जो कि एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, इन लोगों ने भारत पे कुछ कुछ एरिया में राज किया और कुषाणों ने एक बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश किया। इन लोगों ने अपना कल्चर अपने साथ लाए और भारत में इंटरमिक्स हो गए। सिमिलरली भारत के अंदर देखा जाए तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे बड़े रिलीजन यहाँ पे डेवलप हो रहे थे, बड़ी फिलोसॉफीज़ डेवलप हो रही थी, जिनकी पॉपुलैरिटी दिन बाय दिन बढ़ रही थी, और इसके कारण एक कंपटीशन क्रिएट हुआ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन और इन नए धर्मों में। इस कंपटीशन के चलते इन सभी ने अपनी जो बेस था, अपने जो फॉलोअर्स थे, इनकी जो फॉलोइंग है उसको बढ़ाने की कोशिश करी, जिसके चलते काफ़ी सारे बड़े परिवर्तन आने लगे। अब ये जो पूरी कहानी चल रही है, इसके कारण काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमको हिस्ट्री में ऐसे देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हिस्ट्री में ऐसे देखने को मिलते हैं, जिससे इंडियन सोसाइटी का आज का बेस तैयार हुआ था। इंडियन सोसाइटी में एक जटिलता आ रही थी, एक कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, एक प्लूरलिटी आ रही थी। ये प्लूरलिटी जो इंडियन ट्रेडिशन में आई, इसी को आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, हिंदू ट्रेडिशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म शायद अलग अलग टर्म हैं। सनातन धर्म ऋग्वेद के टाइम से चला आ रहा था। सनातन धर्म का टाइम पीरियड क्या है ये किसी को नहीं पता, ऋग्वेद कब लिखी गई थी ये किसी को नहीं पता, परंतु इस सनातन धर्म में जो बड़े चेंजेस इस टाइम पीरियड पर हुए, यानी कि 200 ईसा पूर्व में, यानी कि आज से लगभग 2200 साल पहले, ये जो चेंजेस हुए, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई, इससे जो ट्रेडिशन बन के आया, जो एक प्लूरल ट्रेडिशन बन के आया, इसको बाद में जाके इस्लामियों ने हिंदू लोगों का दर्जा दिया और आगे जाके इसी पूरे ट्रेडिशन को जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिंदू धर्म का दर्जा दिया। यानी कि जो कभी एक धर्म नहीं था, जो एक सनातन फिलॉसफी चली आ रही थी, जो कि बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल थी, वो जब इन इस्लामियों को और इन ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आई तो उन्होंने उसको एक धर्म का दर्जा दे दिया। अब यहाँ पे इसको धर्म कहना भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने इसको कनोटेशन दिया था वो कनोटेशन रिलीजन का था, और रिलीजन और धर्म में भी बड़े अंतर होते हैं। धर्म एक बहुत ब्रॉड टर्म है, रिलीजन एक रिलेटिवली नैरो टर्म है, और ये जो हिंदू धर्म है या फिर ये हिंदू ट्रेडिशन है, ये रिलीजन की कैटेगरी में नहीं आता बाय डेफिनेशन। ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल है और ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, इसको हम कभी और लेंगे क्योंकि ये इस वीडियो का मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब वापस आते हैं हमारे उस पॉइंट पर कि ये जो हिंदू ट्रेडिशन डेवलप हो रहा था, ये जो 2200 साल पहले भारत में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही थी, सोसाइटी में प्लूरलिटी आ रही थी, इसके चलते 3 बड़े परिवर्तन हमको इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। ये 3 बड़े परिवर्तन थे। पहला कि भारत में एक बड़ी संख्या में जो फॉरेन माइग्रेंट्स थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, वो लोग असिमिलेट हो रहे थे और अपने साथ एक ट्राइबल कल्चर को लेकर आ रहे थे। भले ही वो इंडो ग्रीक्स हो या बाद में जाके कुषाण एम्पायर हो, जो कि कुषाण ट्राइब थी, जो यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशियन से आए थे, तो वो अपने साथ एक कल्चर को लेते हुए आ रहे थे। दूसरा, भारत के अंदर ही काफ़ी कुछ उथल पुथल इस टाइम पर हो रही थी। इसमें मेनली क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे बड़ी फ़िलोसॉफीज़ डेवलप हो चुकी थी और साथ में काफ़ी सारी फ़िलोसॉफीज़ और डेवलप हुई थी, इसके चलते भारत में इन धर्मों के बीच में और जो वेदांतिक धर्म है उसके बीच में एक कंपटीशन जैसा क्रिएट हो गया था। इन चीज़ों के चलते जो दूरवर्ती इलाकों के एरिया थे, जो ट्राइबल लोग थे, जो अछूते लोग थे अभी तक, अछूते का मतलब यहाँ पे जिन लोगों से अभी तक कांटेक्ट नहीं बना था, वैसे लोगों को इन धर्मों ने अपने फोल्ड के अंदर, अपने ट्रेडिशन के अंदर लाने की कोशिश करी, ताकि इन धर्मों का फॉलोइंग बढ़े, इन धर्मों की जो पहुंच है वो बढ़े, और ये उस समय की पॉलिटिक्स में, उस समय की जो राजनीति, जो सोसाइटी थी, उसमें अपना वर्चस्व कायम करे।
बेसिकली जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन था, जो वैदिक ट्रेडिशन चला आ रहा था, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका था, उसकी फॉलोइंग कम हो चुकी थी और मेनली यही जो ट्रेडिशन था, जो वैदिक ट्रेडिशन था, ये वापस से रिवाइव होने की कोशिश में था। बुद्धिज़्म इस समय तक काफ़ी कुछ फॉलोइंग क्रिएट कर चुका था, इसकी एक मास फॉलोइंग थी। और तीसरी जो मेजर परिवर्तन हमको दिखता है वो है कि जो लोअर वर्ण के लोग थे या फिर लोअर क्लास के लोग थे, यानी कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसमें भी मेनली वैश्य और शूद्र जो थे, वो रिबल कर रहे थे अगेंस्ट दी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, जहाँ पे रिचुअल्स, जहाँ पे यज्ञ, जहाँ पे कर्मकांड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। ये धर्म बहुत जटिल हो चुका था, जो ब्राह्मणिकल वैदिक धर्म चला आ रहा था, या फिर एक तरीके से कहे तो सनातन धर्म जो चला आ रहा था, वो काफ़ी जटिल हो चुका था। और इसके अगेंस्ट भारतीय ट्रेडिशंस में ही भारतीय लोगों के बीच में एक रिएक्शन क्रिएट हुआ था, और ये रिएक्शन के चलते ही भारत में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जैसे काफ़ी सारे रिलीजन्स आए थे, और बाद में चल के इन्हीं रिएक्शंस के चलते भारत में भक्ति ट्रेडिशन, डिवोशन जैसी चीज़ें आना चालू हो जाएंगी। अब ये 3 बड़े परिवर्तन जो हमको देखने को मिल रहे थे इस टाइम पीरियड पर, यानी कि बाहर से नए एलिमेंट्स का आना, बाहर से नए कल्चर्स का आना, इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, जो कल्चर्स आ रहे हैं, उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस आना, और इन कल्चर्स में एक रेजिस्टेंस, एक डिवाइड क्रिएट होना, यानी कि भारत की जो ट्रेडिशन था उसमें बड़े परिवर्तन आने वाले थे। इन परिवर्तनों के चलते भारत की सोसाइटी में काफ़ी जटिलता आई, काफ़ी ज़्यादा प्लूरलिटी आई, काफ़ी ज़्यादा विविधता आई, डाइवर्सिटी आई। जो डाइवर्सिटी आज हम देखते हैं इंडिया में, वो इसी टाइम पीरियड पर बनना चालू हो गई थी। रेशियल व्यू पॉइंट से देखें तो ये डाइवर्सिटी इस समय ज़्यादा बढ़ना चालू हुई थी, और यदि यहाँ पे हम एक बार को आर्यन थ्योरी को माने तो अभी तक भारत में 2 ही रेसेस चल रही थी, दैट इज़ दी द्रविडियन रेस और दी नेग्रिटो रेस, और दूसरी दी आर्यन रेस या फिर मेडिटेरेनियन रेस। इन दोनों के अलावा अब दूसरी रेसेस इंडिया में आना चालू हुई थी। अब इन चीज़ों का वैदिक धर्म पे या फिर कहे तो सनातन धर्म पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था, क्या इन्फ्लुएंस इन चीज़ों का था, इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ का था, जिससे क्या क्या चेंजेस सनातन धर्म में आए, जिसको आज हम हिंदू धर्म या फिर हिंदू रिलीजन के नाम से जानते हैं। यदि आप ठीक से देखें तो आज की तारीख में हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा डाइवर्स धर्म है। यहाँ पे कई सारे देवी देवताएं हैं, हज़ारों की तादाद में देवी देवता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती है। कई सारे ट्राइबल कल्चर्स में ऐसे ऐसे देवी देवता हैं जिनके बारे में आपने सुना भी ना होगा, और सिर्फ भगवानों की ही, देवताओं की ही पूजा नहीं करी जाती, यहाँ पर तो नेचर की भी पूजा करी जाती है, और कई बार तो एक मोनोथीस्टिक रिलीजन जैसे सिर्फ एक ब्रह्म की पूजा करी जाती है जिसमें सारे भगवान समाहित होते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म का एक फ़िलोसॉफिकल, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, जो कि कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स उनको लीड करते हैं, जिसमें आपको मेडिटेशन, योग जैसी परंपराएं देखने को मिलती है। और जब आप ये समझ चुके हैं कि ये जो टाइम पीरियड है 200 ईसा पूर्व का, इस टाइम पीरियड पे ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही है, ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, जिसका रूप आज हमको परिवर्तित होकर एक डाइवर्स हिंदू धर्म के रूप में दिखता है, हिंदू रिलीजन के रूप में दिखता है। तो इस समय पे जो चेंजेस आ रहे थे, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही थी, उसके कारण कई सारे बड़े चैलेंजेस क्रिएट हुए उन ब्राह्मण्स के सामने जो इस टाइम पर कुछ ना कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट लिख रहे थे। और ये सारे ब्राह्मण जो है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एक टेक्स्ट लिख रहे थे, जो कि इस समय की लॉ बुक लिख रहे थे, जिस प्रकार ओल्डर पीरियड की लॉ बुक वैदिक रिलीजन में ऋग्वेद हुआ करती थी, अलग अलग वेद हुआ करते थे, आगे जाके हो सकता है जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो कुछ ना कुछ रूल्स या फिर फिलॉसफी का बेस बनाती हो, सोसाइटी की वैल्यूज़ का बेस बनाती हो। इस समय काल पे जिस बुक ने, जिन ब्राह्मणों ने इस सोसाइटी का बेस बनाया, उनको कहा गया मनु के नाम से, और जो किताब उन्होंने लिखी उसको कहा गया मनुस्मृति के नाम से। इसलिए ये मनुस्मृति, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, एक चेंज इन सोसाइटी का पार्ट थी, उस समय लिखी जा रही है जब सोसाइटी एक टर्मोइल से गुजर रही है। इसीलिए इस मनुस्मृति का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। ये मनुस्मृति जब लिखी जाएगी तब इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहेगी, इसमें कई सारे कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स रहेगी जिसको पूरा करना होगा। इसके पीछे ब्राह्मणों का एक जटिल दिमाग होगा, उन ब्राह्मणों का जटिल दिमाग जो कि अपने प्रिविलेजेस, जो कि अपनी पोजीशन इस वर्ण सिस्टम में, उसको मेंटेन करना चाहते थे इस बदलती हुई सोसाइटी में, जहाँ पे उनका वर्चस्व गिरता जा रहा था।
उनका सोसाइटी में वर्चस्व, उनका सोसाइटी में स्टेटस गिरता जा रहा था और इसके चलते उनका उस समय की पॉलिटिक्स में भी स्टेटस गिरता जा रहा होगा। अब जब ये मनुस्मृति लिखी जा रही है, इसके सामने 3 बड़े चैलेंजेस दिखाई देते हैं। पहला चैलेंज है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेडर्स है, जो कि इंडिया के कई एरियाज़ पर रूल करने लग गए हैं, उनको आर्यन फोल्ड में असिमिलेट करना और अपनी फॉलोइंग को बढ़ाना। दूसरा कि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे बड़े फिलोसॉफिकल रिलीजन्स डेवलप हो चुके हैं, उनके साथ compete करना एंड अगेन अपनी फॉलोइंग को बढ़ाना। और तीसरा कि जो ब्राह्मणिकल या फिर ब्राह्मण के प्रिविलेजेस थे, जो उनका सोसाइटी में स्टेटस था, वो जो गिर रहा था उस समय, उसको मेंटेन करना या फिर उसको रिस्टोर करना। बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की या फिर सबसे पहले चैलेंज की कि किस प्रकार इस मनुस्मृति ने जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको भारतीय ट्रेडिशन में, आर्यन फोल्ड में या फिर ब्राह्मणिकल फोल्ड में असिमिलेट करने की कोशिश करी। यदि इस बुक के पहले, इस मनुस्मृति के पहले या फिर इन लॉ बुक्स के पहले जो इस टाइम लिखी गई, उसके पहले देखा जाए तो भारतीय ट्रेडिशंस में इन फॉरेनर्स को मलिच्छ कहकर पुकारा जाता था। मलिच्छ यानी कि दरिद्र कहकर पुकारा जाता था। परंतु क्योंकि ये लोग आके इंडिया में रूल करने लग गए, एक एलीट क्लास में आने लग गए, एक एलीट क्लास का पार्ट बन गए, इसलिए इन लोगों को अब जो दर्जा दिया गया मनुस्मृति में वो था व्रत्य क्षत्रिय का, यानी कि वे क्षत्रिय जो कि सेकंड क्लास क्षत्रिय है। तो इनको भी क्षत्रिय का दर्जा दिया गया और इंडियन सोसाइटी में असिमिलेट किया गया। दूसरा जो चैलेंज था वो था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से compete करने का और अपनी फॉलोइंग बढ़ाने का। अब इसमें जो मनुस्मृति या फिर वेदांतिक ट्रेडिशन ने या फिर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ने किया वो ये था कि जितने भी नए ट्राइबल कल्चर्स हैं वहाँ पे आर्यन या फिर ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशन है उसको फैलाने का कार्य करना। यानी कि वे लोग जो अभी भी अछूते थे या फिर जो फॉरेस्ट में रहते थे, जिनसे अभी भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है, उन एरियाज़ में जाकर उन लोगों को ब्राह्मणिकल फोल्ड में लाना, उन लोगों की जो पद्धति थी उसको ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का ही पार्ट बताना। और इसके लिए जो मेथड यूटिलाइज़ करी गई वो ये थी कि जंगलों को साफ़ किया गया, नए एरियाज़ पे जो आर्यन फोल्ड के लोग थे, जो ब्राह्मणिकल फोल्ड के लोग थे, वो गए वहाँ पे एग्रीकल्चर चालू किया और वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे उनको कुछ हद तक सेटल्ड लाइफ प्रोवाइड करी। इसीलिए मनुस्मृति में लैंड ग्रांट्स को काफ़ी बड़ा दर्जा दिया गया है और जो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर लैंड को यदि पॉपुलेट करता है, उस लैंड पे एग्रीकल्चर को ले जाता है, उस लैंड को फ्लरिश करता है, तो उसको उस लैंड का टाइटल दे दिया जाता है, उसको एक छोटा राजा वहाँ का बना दिया जाता है। तीसरा जो मेजर चैलेंज मनुस्मृति के सामने है वो है कि ब्राह्मण्स का या फिर जो एलीट क्लास है उनकी जो प्रिविलेजेस है उसको प्रिजर्व करना। यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय क्लास को भी इंक्लूड करना बेटर होगा। यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की जो पुराने प्रिविलेजेस चले आ रहे थे, जो उस कॉम्प्लेक्स जो रिजिड वेदांतिक ट्रेडिशन, वैदिक ट्रेडिशन बन चुका था, ब्राह्मणिकल सिस्टम बन चुका था, जहाँ पे कर्मकांड, जहाँ पे रिचुअल्स, जहाँ पे सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट हो चुके थे, वहाँ पे इन लोगों की जो स्टेटस थी उसको मेंटेन करना और उसको रिवाइव करना। इसके लिए उन्होंने जो दूसरी क्लास है, जो वैश्य और शूद्र है, उनकी जो प्रिविलेजेस है, जो राइट्स है, उसको काफ़ी कुछ कर्टेल किया मनुस्मृति में। और इवन वुमन के प्रिविलेजेस और राइट्स को भी काफ़ी कुछ कर्टेल किया। वुमन के प्रिविलेज और राइट को इसलिए कर्टेल किया गया क्योंकि यदि आपकी घर की बेटी किसी नीचे के वर्ण में जाके विवाहित हो जाती है तो आपका वंश नीचे के वर्ण का हो जाता है। इसलिए उस वर्ण के स्टेटस को संभालने के लिए, जो कि ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण हो सकता है, उसको संभालने के लिए विमन के भी या महिलाओं के भी राइट्स को, उनकी एजुकेशन राइट्स, उनके मैरिज राइट्स को कर्टेल किया गया। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इस समय काल से ही जो चाइल्ड मैरिज है वो चालू हो चुकी होगी, क्योंकि यदि आप चाइल्ड मैरिज कर दोगे तो वुमन के पास वो राइट या फिर वो सोचने की क्षमता नहीं बचेगी उस समय पर, जिस समय वो छोटी एज में है, तब वो सोचने की क्षमता नहीं होगी कि वो अपने हिसाब से मैरिज कर सके, अपने हिसाब से वो एजुकेशन ले पाए। इसके अलावा एक और काम जो किया गया वो ये था कि जितने लोग वर्ण के हायरार्की को, यानी कि वर्ण के लॉज़ को, और जो मनुस्मृति में लॉज लिखे गए थे उनको फॉलो नहीं करता है तो उसको वर्ण संकर का दर्जा दे दिया जाता था। हालांकि वर्ण संकर का दर्जा इसके पहले से चला आ रहा था। मनुस्मृति में जो वर्ण संकर का दर्जा है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंक्लूड हो गए। अब इसका मतलब ये है कि वे लोग जो कि
वर्ण या वैदिक ट्रेडिशंस को नहीं मानते, जो उसका उल्लंघन करते हैं, उनको सोसाइटी से आउटकास्ट कर दिया जाता था और उनको सोसाइटी के बाहर कर दिया जाता था। यही जो लोग थे जो वर्ण संकर में आ गए थे, वे लोग शायद धीरे धीरे करके अलग अलग कास्ट में डिवाइड हो गए। हालांकि जो कास्ट का सब्जेक्ट है, जो कास्ट का ओरिजिन है, ये डिबेटेड है। इसके जो रीज़न्स है वो कई सारे दिए जाते हैं, जिसमें से एक रीज़न इस वर्ण संकर का भी दिया जाता है। तो हो सकता है कि कास्ट के इंस्टीट्यूशन का जो ओरिजिन था वो यहाँ से दिखना चालू हो गया था। हालांकि यहाँ पे कास्ट बोलना गलत होगा, यहाँ पे इस वर्ड के लिए जाति बोलना बेटर होगा। कास्ट एक फॉरेन, एक पोर्चुगीज़ या फिर एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। अब ये तो बात हुई कि इस समय काल पे आर्यन फोल्ड में या फिर ब्राह्मणिकल फोल्ड में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, उनके लिखने के लॉज लिखने के तरीके में क्या चेंजेस आ रहे थे, उनकी सोसाइटी के वैल्यू सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे थे, या फिर कहे तो जो मनुस्मृति लिखी गई उसके पीछे के क्या क्या कारण थे और मनुस्मृति के लिखने के क्या ऑब्जेक्टिव्स और चैलेंजेस थे। अब इसके अलावा कई सारे और चेंजेस आ रहे थे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में, यानी कि वो सारे चेंजेस जो कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को काफ़ी हद तक परिवर्तित कर रहे थे, इस ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को उस रूप में ला रहे थे, उस कॉम्प्लेक्सिटी में ला रहे थे, उस डाइवर्सिटी में ला रहे थे, जो कि आज हमको एक हिंदू ट्रेडिशन के रूप में, हिंदू रिलीजन के रूप में दिखाई देता है। और इसमें जो मेजर फैक्टर हमको दिखाई देता है वो था ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का वो एफर्ट्स जिसके थ्रू वो लोग ट्रेडिशनल इंडिजिनस पीपल को या फिर नॉन आर्यन पीपल को, जो अभी भी जंगलों में रह रहे थे, जिनके कल्चर आज भी इस समय पर यानी 200 ईसा पूर्व पर आर्यन फोल्ड के कल्चर्स नहीं थे, उनको जब वे लोग एसिमिलेट कर रहे थे और उनकी पद्धतियाँ, उनके मेथड्स, उनके पूजा के तरीके ब्राह्मणिकल फोल्ड में धीरे धीरे करके आने लगे। और इन सभी चीज़ों के चलते ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में या फिर सनातन धर्म में या फिर वैदिक ट्रेडिशन में नई पद्धतियाँ, नए ट्रेडिशंस, नए भगवान, नए रिचुअल्स, नए प्रकार की पूजा पाठ, ये सभी इस ट्रेडिशन में, इस वैदिक ट्रेडिशन में असिमिलेट होते गया। और धीरे धीरे करके जो एलीट ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन था, जो कि यज्ञ पे, जो कि रिचुअल्स पे, जो कि कर्मकांडों पे बेस्ड था, जो कि मंत्रोच्चारण पे बेस्ड था, उसको ओवरकम कर गया और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और इन सभी चीज़ों के चलते जो वैदिक ट्रेडिशन चला आ रहा था, जो वेद की अथॉरिटी थी, जो मनु की अथॉरिटी थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन पर जाती रही। और जो ये पॉपुलर कल्चर है, जो कि भगवान को पूजते थे, जो कि डिवोशन करते थे, जिनको मंत्र नहीं आते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे, वैसी ट्रेडिशंस ज़्यादा पॉपुलर होती गई। और वही आज हमको हिंदू ट्रेडिशन में दिखाई देता है। आज मंत्रों की बजाय ज़्यादा भजन गाए जाते हैं, आज यज्ञ की बजाय ज़्यादा पूजा करी जाती है। अब ये जो सारे ट्रेडिशंस थे, ये जो सारी पद्धतियाँ थी, ये जो मेथड्स थी, ये जो लोकल फोकलोर मेथड्स थी, ये जो लोकल भगवान थे, ये जो लोकल स्टोरीज़ थी, जो कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में इन्फ्यूज़ हो रही थी, उसमें असिमिलेट हो रही थी, वो हम एक एक करके देखने जा रहे हैं। और किस प्रकार इनका इन्फ्लुएंस वैदिक ट्रेडिशन पे आता है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन पे आता है, उसको भी देखते हैं। और इसमें सबसे पहला चेंज जो हमको दिखाई देता है वो है भक्ति का ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में इन्फ्यूज़ होना। ये जो भक्ति की ट्रेडिशन या भक्ति की मेथड या फिर ये डिवोशन की मेथड जो थी, ये लोकल कल्चर्स में, ट्राइबल कल्चर्स में ज़्यादा फेमस थी। ब्राह्मणिकल वैदिक ट्रेडिशन में ऐसी भक्ति की कोई अवधारणा नहीं थी। वैदिक ट्रेडिशन में कर्मकांड, मंत्रोच्चारण पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और वहीं पे जो ट्राइबल एरियाज़ थे वहाँ पर भक्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ये लोग कई सारे भगवानों की भक्ति करते थे, अलग अलग भगवानों की भक्ति करते थे, उनकी पूजा की जाती थी। और इन लोगों को ब्राह्मणिकल फोल्ड में असिमिलेट करने के लिए इनकी पद्धतियाँ, इनके भगवानों को भी ब्राह्मणिकल फोल्ड में असिमिलेट किया गया। और आज भी यदि आप देखोगे तो हिंदू ट्रेडिशन में भक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मंत्रोच्चारण या फिर यज्ञ। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिखाई देती है वो है असिमिलेशन ऑफ नॉन आर्यन गॉड या फिर ट्राइबल गॉड्स इनटू द आर्यन फोल्ड। यानी कि वो सारे ट्राइबल गॉड्स जिनकी पूजा करी जा रही थी इन ट्राइबल कल्चर्स में, उन सभी का असिमिलेशन हुआ एक आर्यन गॉड के साथ। ये किया गया था बाय थ्योरी ऑफ इनकारनेशन, यानी अवतारवाद की थ्योरी को लेकर। यानी कि भगवान के अलग अलग अवतार हो सकते हैं और इन अवतारों के थ्रू इन ट्राइबल गॉड्स को, ये जो अलग अलग भगवान थे, उन सभी को असिमिलेट किया गया वेदांतिक फोल्ड में। यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एक वैदिक भगवान जो है रुद्र, उनसे करीब करीब 28 भगवानों को जोड़ा गया। यानी कि रुद्र, जिसको हम शिव के नाम से भी जानते हैं, उनके करीब 28 अवतार बनाए गए। अब ये रुद्र जो भगवान है, ये भगवान वैदिक ट्रेडिशन में चले आ रहे थे और इन भगवानों के साथ
शिव जैसे जो कि ट्राइबल भगवान थे उनको जोड़ा गया और शिव को रुद्र का अवतार बताया गया। धीरे धीरे करके शिव का इम्पोर्टेंस बढ़ने लग गया और रुद्र का इम्पोर्टेंस कम होने लग गया। इसीलिए आज हम शिव को ज़्यादा जानते हैं और रुद्र को कम जानते हैं। सिमिलरली कुछ इसी प्रकार से वासुदेव और विष्णु कुछ एक भगवान हो गए और विष्णु और कृष्ण भी एक भगवान हो गए। और ये अवतारवाद की थ्योरी, ये जो अवतारवाद की फिलॉसफी थी, इसके थ्रू ये असिमिलेशन किया गया था। इसके करने से जो ट्राइबल कल्चर है वो बेसिकली ब्राह्मणिकल फोल्ड के अंदर आ जाता है ऑटोमेटिकली। यदि आप शिव को पूजा करते थे तो आप ऑटोमेटिकली ब्राह्मणिकल फोल्ड के अंदर आ गए, क्योंकि अब शिव भी ब्राह्मणिकल भगवान ही बन गए हैं। तीसरी चीज़ जो हुई यहाँ पे वो था जोग्राफिकल असिमिलेशन ऑफ गॉड्स एज वेल, यानी कि जोग्राफिकली अलग अलग जगह पे जो भगवान थे उनको भी असिमिलेट किया गया एक दूसरे में। ये कुछ ही उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि किस प्रकार असिमिलेशन के थ्रू इन्होंने अपनी फॉलोइंग बेस या फिर जो फॉलोअर्स थी उनकी गिनती बढ़ाई। अब यहाँ पे जो साउथ इंडिया के कार्तिकेय भगवान थे, साउथ इंडिया के जो मुरुगन भगवान थे उनको असिमिलेट किया गया कार्तिकेय भगवान के साथ, यानी कि शिव के पुत्र के साथ। और कुछ इसी तरह साउथ इंडिया की जो कौरवई करके भगवान है या देवी है उनका असिमिलेशन हुआ गॉडेस दुर्गा के साथ। तो ये कुछ ऐसे जोग्राफिकल डिस्टिंक्ट भगवान थे, जोग्राफिकली डिस्टेंट कल्चर्स को असिमिलेट करने का, वो भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अंदर वो एक तरीका था। और कुछ इसी तरह आगे भी असिमिलेशंस चलते रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लॉर्ड विठोबा है, जो महाराष्ट्र के एक मेजर लोकल भगवान है, वो भी विष्णु के अवतार बन गए। और कुछ इसी तरह असिमिलेशन की गाथा, उसकी स्टोरी चलती रही और इससे ब्राह्मणिकल फोल्ड वापस से पॉपुलर होने लगा। अब चौथी चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो है आइडल वर्शिप का ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में आना। यदि आप इस टाइम पीरियड से देखो तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में या वैदिक ट्रेडिशन में आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा नहीं करी जाती थी। अब क्योंकि इस समय काल पे इन नॉन आर्यन लोगों को, इन ट्राइबल लोगों को आपको असिमिलेट करना है और वे लोग अपने अलग अलग भगवानों की मूर्ति पूजा करते हैं, और जब आपने उन भगवानों को अपने फोल्ड में असिमिलेट किया तो उनकी मूर्तियों को भी असिमिलेट करना होगा। इसलिए इस समय काल में ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में मूर्ति पूजा भी एक प्रोमिनेंट फीचर दिखाई देती है। यहाँ से बेसिकली चालू होती है, आगे जाके एक प्रोमिनेंट फीचर बनती है। ये मूर्ति पूजा का ट्रेडिशन शायद से बुद्धिज़्म से भी लिया गया हो, यानी कि दोनों साइड से इन्फ्लो हो रहा था। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से भी कम्पीट करते हुए इन्होंने मूर्ति पूजा को अपने में असिमिलेट करा और ट्राइबल कल्चर को भी असिमिलेट करते हुए इन्होंने मूर्ति पूजा को अपनाया। अब इस मूर्ति पूजा के चलते आगे जाके टेम्पल डेवलपमेंट भी होने लगा, यानी कि इन मूर्तियों के रखने के स्थान पे टेम्पल्स को बनाया जाने लग गया। अब ये टेम्पल डेवलपमेंट का जो आइडिया था ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से मेनली लिया गया था, जहाँ पे चैत्य बनाए जाते थे और स्तूप को रखा जाता था। कुछ उसी प्रकार यहाँ पे मूर्तियों को रखा जा रहा है टेम्पल्स के अंदर। ये जो टेम्पल डेवलपमेंट वाला फीचर है ये गुप्ता टाइम पर अपने स्टार्टिंग फेज़ में रहता है, कुछ हद तक टेम्पल डेवलपमेंट होता है, परंतु पोस्ट गुप्ता टाइम पे मेनली चालुक्य डायनेस्टी के अंदर ये अपने पीक पर पहुंचता है। और इसीलिए जो चालुक्य डायनेस्टी के अंदर टेम्पल डेवलपमेंट हुए थे, जो कि फर्स्ट टेम्पल्स थे इंडिया के फुल स्केल टेम्पल्स, जो कि डेवलप हुए थे पट्टाडक्कल, ऐहोल और बादामी जैसी लोकेशंस में, जो कि आज के कर्नाटक में हैं। इस लोकेशन को क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। यहाँ से मेनली जो 3 टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है जो कि आज हम देखते हैं वो भारतीय ट्रेडिशन में निकली, जो कि है नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और वैसार स्टाइल। आप साउथ इंडिया में जाओगे तो मेनली वैसार स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल आपको दिखाई देगी, और नॉर्थ इंडिया में आओगे तो नागर स्टाइल दिखाई देगी। ये चालुक्यों के अंडर और बाद में राष्ट्रकूटों के अंदर जो टेम्पल डेवलपमेंट हुआ वही आगे जाके ऊपर नॉर्थ इंडिया में राजपूतों ने कॉपी किया और उसको क्लाइमैक्स पे ले गए, और साउथ इंडिया में चोल डायनेस्टी ने कॉपी किया और उसको क्लाइमैक्स पे ले गए। पांचवी चीज़ जो हमको यहाँ पर दिखाई देती है वो है बुद्धिज़्म में भी ऐसे ही ट्राइबल कल्चर का इन्फ्लुएंस, और इवेंचुअली बुद्धिज़्म को ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में इन्वॉल्व करने का, असिमिलेट करने का एक एफर्ट। तो इस टाइम पीरियड पर बुद्धिज़्म में महायान बुद्धिज़्म आ गए थे। यहाँ पर भी चैत्य डेवलपमेंट हो रहे थे, बुद्ध की पूजा करी जा रही थी, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जा रही थी, चैत्य और विहारों में मॉन्क्स रहा कर रहे थे। ये मॉन्क्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे और कुछ हद तक ब्राह्मणिकल प्रीस्ट जैसा ही बिहेव करने लग गए। चैत्यों का डेवलपमेंट सातवाहन और कुषाण जैसी डायनेस्टी के अंदर हुआ,
बाद में जाके वाकाटक डायनेस्टी और गुप्त डायनेस्टी के अंदर भी चैत्यों का डेवलपमेंट हुआ। ये सब जो ट्राइबल कल्चर बुद्धिज़्म में आ रहे थे, ये भक्ति ट्रेडिशन की तरफ इशारा करते हैं। अब इन्हीं सभी फीचर्स के चलते, बुद्धिज़्म के अंदर डिवोशन और भक्ति के फीचर्स के चलते आगे जाके ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ने, यानी कि कुछ समय बाद ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ने बुद्धिज़्म को भी, यानी बुद्ध को भी विष्णु का ही अवतार करार दिया। तो इस प्रकार कुछ हद तक उन्होंने बुद्धिज़्म को हिंदू ट्रेडिशन के अंदर ही लाने की कोशिश करी, या फिर वैदिक ट्रेडिशन के अंदर ही लाने की कोशिश करी। आज भी यदि देखें, जो ऑफिशियल स्टैंस है गवर्नमेंट का हिंदू ट्रेडिशन को लेके, हिंदू रिलीजन को लेके, उसमें हिंदू रिलीजन के अंदर वे लोग हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख चारों रिलीजन को रखते हैं, यानी कि इन सभी को हिंदू ट्रेडिशन का ही पार्ट मानती है सरकार। अब इन सभी चीज़ों के अलावा ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में एक और बड़ा चेंज हमको देखने को मिलता है, और वो चेंज है फ़िलोसॉफीज़ के डेवलप होने का। इस समय काल पे काफ़ी सारी फ़िलोसॉफीज़ और काफ़ी सारी स्टोरी टेलिंग डेवलप हो रही थी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अंदर। इस समय काल पे जो स्टोरी टेलिंग वाला फीचर है वो तो ट्राइबल कल्चर से दिखाई देता है, परंतु जो फ़िलोसॉफिकल डेवलपमेंट है वो वेदांतिक ट्रेडिशन के अंदर से ही आता हुआ दिखता है। वैदिक ट्रेडिशन के अंदर जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण, उस कारणवश वैदिक ट्रेडिशन के अंदर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, जो कि हमको उपनिषद्स के रूप में दिखाई देता है। इस समय काल पर उपनिषद्स काफ़ी ज़्यादा लिखे गए, और ये क्षत्रिय क्लैन के द्वारा मेनली लिखे गए थे। उपनिषद्स काफ़ी हद तक एक फ़िलोसॉफिकल टच देते हैं वैदिक ट्रेडिशन को, इसलिए इनको वेदांतिक ट्रेडिशन भी कहा जाता है, यानी कि वेदों के अंत का ट्रेडिशन भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस समय काल पे अलग अलग फ़िलोसॉफीज़ भी डेवलप हुई थी, जिनको हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि 6 दर्शनों के नाम से जानते हैं। ये है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। वेदांत जो इसमें है वो बेसिकली उपनिषद से ही लिया गया है, और गीता जो बाद में लिखी गई, जो कि एक कमेंट्री थी, वो भी बेस्ड है इस वेदांतिक ट्रेडिशन पर। इसके अलावा रामायण और महाभारत, जो कि स्टोरी टेलिंग का पार्ट था, जो कि स्टोरीज़ का पार्ट था, वो भी इस समय काल पर प्रोबेबली लिखना चालू हो गए थे, और ये भी जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है उसमें एक डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहे थे। इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में जो वैदिक ट्रेडिशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमको दिखता है। आज भी यदि हम देखें तो हिंदू रिलीजन जो है उसके 2 एस्पेक्ट है। एक कर्मकांड वाला एस्पेक्ट है जिसमें हम पूजा और वर्शिप करते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी को लेकर है, जो कि ब्रह्म की बात करती है, शून्यता की बात करती है, जो कि मेनली स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे डील करती हैं। अब ये सभी चीज़ें जो कि इस समय काल पर हो रही थी वैदिक ट्रेडिशन के अंदर, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अंदर, जिसमें सबसे पहला था भक्ति ट्रेडिशन का इवॉल्व होना, दूसरा था नॉन आर्यन गॉड्स का आर्यन गॉड्स में असिमिलेट होना, तीसरा था जोग्राफिकल डिस्टेंट गॉड्स का भी असिमिलेशन होना, चौथा था आइडल वर्शिप का आना, टेम्पल डेवलपमेंट का होना, पांचवा था बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को ब्राह्मणिकल फोल्ड के अंदर लाना, और छठा है कि वैदिक ट्रेडिशन के अंदर ही उपनिषद और फिलोसॉफीज़ का डेवलप होना, जिनको हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। इन सभी के कारण बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेनास क्रिएट हुए, और जो सोसाइटी थी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इन सभी के चलते जो वेदांतिक ट्रेडिशन है वो काफ़ी जटिल हो गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आई। इन सभी चीज़ों के चलते जो मल्टीट्यूड ऑफ कंसेप्ट्स और मेथड्स इस समय डेवलप हुई, जो मल्टीट्यूड्स ऑफ फिलोसॉफीज़ और ट्रेडिशंस इस समय पर डेवलप हुए, जैसा कि कई जगह हम देखते हैं कि भगवान की पूजा करी जाती है, उनकी मूर्ति के रूप में पूजा करी जाती है, तो कई जगह ब्रह्म की पूजा करी जाती है, निराकार ब्रह्म की पूजा करी जाती है, निर्गुणी ब्रह्म की पूजा करी जाती है। कई जगह डिवोशन के पाथ से आप सेल्वेशन पाने की कोशिश करते हो, तो कई जगह योग और मेडिटेशन के पाथ से मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करी जाती है। कई जगह ये रिलीजन एक मोनोथीस्टिक रिलीजन दिखाई देता है, जहाँ पे एक ही भगवान हो, और कई जगह ये प्लूरलिस्टिक पॉलीथीस्टिक रिलीजन दिखाई देता है, जहाँ पे 33 करोड़ भगवानों की अवधारणा है। अब इन सभी चीज़ों के पीछे कॉम्प्लेक्सिटी तो बड़ी ही, परंतु इन सभी के पीछे एक ब्रॉड चेंज आ रहा था सोसाइटी में, और वो था कि वैदिक ट्रेडिशन का जो पहले से चला आ रहा था, जो कि मंत्र पे बेस्ड था, जो कि यज्ञ पे बेस्ड था, उसकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो गई ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अंदर ही, और भक्ति की अवधारणा आई, और जो आइडल वर्शिप है, टेम्पल डेवलपमेंट है, वो सब ज़्यादा पॉपुलर हुए। अलग अलग भगवान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, और वैदिक भगवान जो थे वो कम पॉपुलर होते गए। देखा जाए तो शिव आज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वहीं पे रुद्र बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार धीरे धीरे करके जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ इस सोसाइटी में आती गई, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के चलते जो
वैदिक ट्रेडिशन था वो मोर फिलोसॉफिकल, मोर भक्ति बेस्ड, मोर डिवोशन बेस्ड, मोर टेम्पल बेस्ड होता गया। वो भले ही डाइवर्स होता गया पर एक नॉर्मल आदमी के लिए काफ़ी सिंपल होता गया। इस समय के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें चलती गई, काफ़ी सारे चेंजेस इस ट्रेडिशन में आते गए। आगे जाके टेम्पल्स का डेवलपमेंट मैंने जैसे बताया पोस्ट गुप्ता टाइम पे मेनली हुआ, यानी कि 7th-8th सेंचुरी में हुआ, यानी कि इसके 1000 साल बाद हुआ। और कहे तो आगे जाके कई सारी कमेंट्रीज़ लिखी गई इन फिलोसॉफीज़ पे, जैसे कि गीता हुई, काफ़ी सारे भाष्य लिखे गए 11th-12th सेंचुरीज़ में लिखे गए। आगे जाके सूफ़ी ट्रेडिशन को इसने इन्फ्लुएंस किया। आगे जाके कई सारे जो सोशल रिफॉर्मर थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने इस चीज़ में रिफॉर्म लाया, इस ट्रेडिशन में रिफॉर्म लाए। तो कई सारे चेंजेस चलते गए आगे के टाइम पीरियड पे, परंतु जो बेसिक कोर एलिमेंट्स थे इस ट्रेडिशन के, इस हिंदू रिलीजन के, वो इस टाइम पर ही डेवलप हो चुके थे, वो इस टाइम की डाइवर्सिटी पर ही डेवलप हो चुके थे, और जो कि धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ आज हमको दिखाई देते हैं हिंदू रिलीजन के रूप में।